Morning to all of you. Let's start the lecture, and we are discussing about capacitors. आपके डाउट्स के लिए मैंने बोला था, so let's finish this capacitor. कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने कभी तक डील नहीं किया है, तो उनको एक बार डील कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर आपके डाउट्स आ जाएंगे और रेस्ट ऑफ द डाउट्स जो होंगे ये डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सैटरडे को. सो कैपेसिटर्स को अगर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो कैपेसिटर्स में लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कुछ कि डायलेक्ट्रिक को फिल कर देते हैं तो किस तरह से कैपेसिटेंस में चेंजेस आते हैं. डिफरेंट फैशन में डायलेक्ट्रिक्स को फिल किया गया, कभी एरिया शेयर किया गया, कभी डेप्थ उनके बीच का गैप को शेयर किया गया, या फिर कंटिन्यूसली डायलेक्ट्रिक को वेरिएबल बना दिया गया, और मे बी लाइक कि किसी क्रॉस एरिया से सेग्रीगेट किया गया. तो सभी के लिए आप कैपेसिटेंस निकालना जानते हो अगर डायलेक्ट्रिक फिल किया जाएगा. एग्जाम में चांसेस रहेंगे कि एक क्वेश्चन आपको इस तरह का मिल जाए, चांसेस रहते हैं. सो उसको आप ऑब्जेक्टिव मेथड से ही डील करोगे. ऑब्जेक्टिव मेथड से डील करने से अगर आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज आप कैलकुलेट करके करोगे. ऑब्जेक्टिव मेथड के लिए आप ये बोल सकते हो कि आप K1 और K2 की वैल्यूज को रखना स्टार्ट कर दो 1 और 1 टाइप का, क्योंकि 1 का मतलब एयर होता है, तो ओरिजिनल से मैच कर जाना चाहिए, बेसिक आ जानी चाहिए. ये एक बेसिक मेथड अपने पास रहेगा टू चेक इट. अदरवाइज हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम सॉल्व करके भी बता सकते हैं. उसी को अगर आगे बढ़ाते हैं तो अभी हम लोग डायलेक्ट्रिक्स को फिल कर देते हैं. कई बार वो डायलेक्ट्रिक को ना फिल करके मेटल को फिल करेगा. तो जनरली ऐसा आपसे पूछेगा कि लेट से अपने पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. इसका कैपेसिटेंस C0 था. आपने क्या किया है कि आपने एक प्लेट यहाँ पे रख दी है, बहुत थिन प्लेट रख दी है, वो भी मेटल की है. सो एज ए क्वेश्चन मैं इसको फ्रेम कर देता हूँ, और बेसिकली अपने को एक पॉइंट मिलेगा, उसको आपको याद रखना है. इफ थिन metal plate or sheet is placed in a parallel plate capacitor, then what happens to its capacitance? सो इसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ने वाला है ये अपने को पता करना है. कब? जब आपने एक थिन मेटालिक प्लेट प्लेस की है पैरेलल टू द ओरिजिनल वन समवेयर इन बिटवीन. लोकेशन एग्जैक्टली आपको नहीं बताई जा रही है. इनिशियल कैपेसिटेंस C0 था, इसको रखने के बाद अब कैपेसिटेंस पर क्या चेंज आया होगा वो आपको पता करना है. ये क्वेश्चन आ भी चुका है. वो आपको कुछ इस तरह से बताएगा कि ऑप्शन देगा कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा, कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला है, और या फिर चौथा ऑप्शन ऐसा बोल सकता है कि ये डिपेंड करेगा कि आपने उसको कहाँ पे प्लेस किया है, एंड उसके बेसिस पर ये बदलेगा. सो अगर आपके पास कोई आंसर हो तो आप जरूर शेयर कर सकते हो, नहीं हो तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ और एक आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ. अपने को ये पता है कि ये मेटल का है, और लेट से कि ये जो यहाँ पर आपने रखा हुआ है एक प्लेट से T डिस्टेंस पे रखा हुआ था, या फिर D1 डिस्टेंस पे रखा हुआ था, या फिर कुछ भी नंबर मान लीजिए, Y मान लेते हैं, Y पे रखा हुआ था. तो ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो रफली D माइनस वाई हो जाएगा. वाई? बिकॉज ऑफ द रीजन कि टोटल D है और जो प्लेट आपने यूज की है वो थिन है. थिन का मतलब है कि उसकी थिकनेस निग्लिजिबल है.
देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीराइट दिस और रीड्रॉ दिस सर्किट। हम जानते हैं मेटल प्लेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से, कैपेसिटर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और ये आपस में कनेक्टेड टाइप का रहेगा। बेसिकली ये अपने लिए कुछ ऐसा अवतार बना रहा होगा कि एक कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है। गुड। हाँ, जो आपने लिखा एग्जैक्टली वही करने वाले हैं कि चार्जेस को देंगे और इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। आप इसको C1 नाम दे दीजिए, इसको C2 नाम दे दीजिए, और हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि C1 C2 ये Y पे कैसे डिपेंड करेगा और C0 पे कैसे डिपेंड करेगा। हम लोग डायरेक्टली इसको एज ए स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ से प्रूफ भी हो जाएगा। अच्छा, जो C1 की वैल्यू आएगी, C1 की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या वो एरिया A चूज कर रहा होगा? यस। यहाँ पे कोई डायलेक्ट्रिक नहीं फिल की गई, केवल एक शीट लगाई आपने मेटालिक की, एप्सिलॉन नॉट, और D माइनस वाई के बराबर आएगा। C2 के बारे में क्या ख्याल है? C2 की वैल्यू अगेन एयर मीडियम है, सेम एरिया को ले रहा है, और Y का गैप है। सीरीज में रहेंगे तो 1/C जो आने वाला है वो 1/C1 प्लस 1/C2 आने वाला है। सो 1/C1 जब आप प्लेस करोगे तो ये बनेगा D माइनस वाई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट प्लस वाई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली ये बन जाएगा D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सो C की वैल्यू आ जा रही है ए एप्सिलॉन नॉट बाई D विच इज C नॉट। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं और एक रिजल्ट याद रख सकते हैं। आपने इसका इक्विवेलेंट निकाला तो इक्विवेलेंट की वैल्यू वही आई जो ओरिजिनल थी। मोर ओवर ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं किया कि y की वैल्यू क्या है। इसका मतलब मेटालिक शीट इसके बीच में आप कहीं भी रखो, कहीं भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कैपेसिटेंस विल रिमेन अनचेंज्ड। सो आप लिख सकते हो कैपेसिटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो वो ऐसा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट पूछ लेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंसर्ट अ मेटालिक शीट बिटवीन देम। अब बोलोगे कोई परिवर्तन नहीं आता है, फिर आपको कई बार ऐसा बोलेगा एक बार यहाँ पे लगाया, एक बार शीट यहाँ पे लगाया, पहली बार C1 आया, दूसरी बार C2 आया, तो बताइए क्या C1 C2 में अंतर चल रहा है? तो आप बोलोगे लोकेशन से इंडिपेंडेंट है, कहीं भी आप इंसर्ट करो चलता है। कॉपी कर लीजिए, प्रूफ के साथ है। ये तो थिन का केस हुआ। फिर आपसे ऐसा बोल सकता है कि हमने एक थिक शीट लगाया है, यानी उसकी थिकनेस है, तो बताइए व्हाट द डिफरेंस इज कमिंग। तब भी हम लोग सेम स्टोरी को वापस कर लेंगे और वहां का भी एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो इसी को कैरी कर लेते हैं। इफ metal block is inserted, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। मेटल ब्लॉक का मतलब अगेन उसका एरिया प्लेट के एरिया के बराबर ही रखना है अपने को, सो दैट कि एरिया हमारे बराबर है, बट थिकनेस आपने चेंज कर लिए, सम सॉर्ट ऑफ दिस। वो मेटल का बना हुआ है और पैरेलल आपने रखा है। ये दिख नहीं रहा होगा, तब भी हम उसको पैरेलल समझेंगे। सो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, जिसका ओरिजिनल कैपेसिटेंस C0 था, आपने एक T थिकनेस का मेटल का ब्लॉक या शीट रख दिया। अब अपने को पता करना what happens to the capacitance, whether it remain the same, increases, decreases, if changes by what factor, whether it depends on the separation from one plate and all that. So many questions can be asked. So हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि let's say कि इस डिस्टेंस का कुछ नाम दे देते हैं, y है, ये t है, तो इसको पता कर सकते हैं। इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी d माइनस वाई माइनस टी, या फिर जो भी है। ब्लॉक को मल्टीपल शीट्स कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
तो बेसिकली होगा कि आप देखो ना कि इसका अगर पोटेंशियल, इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, थिकनेस को भी रीड करके, या फिर अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। जब हम लोग अलग अलग सोल्व करेंगे, कैपेसिटर बनाना चाहेंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कुछ ऐसा बनेगा। आप पाओगे इस केस में भी अपने को दो कैपेसिटर ही मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा कंडक्टर है। अगर इसको मल्टीपल शीट्स में कन्वर्ट करेंगे तो उन सबका कैपेसिटेंस हमारे काम का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही कंडक्टर से मिलके बने हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये दो कैपेसिटर्स काम कर रहे होंगे, और दोनों किस कॉम्बिनेशन में जाएंगे? सीरीज में जाएंगे। नाउ यू कैन कॉल इट C1, यू कैन कॉल इट C2, एंड देन वी कैन चेक कि C0 आता है या फिर कुछ और आता है, या फिर इसकी वैल्यू कितनी आती है। नाउ हाउ मच द C1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू C1 की जो वैल्यू आएगी। अच्छा, ये जो गैप रहा होगा, इस गैप के बारे में हम बोलेंगे ये D माइनस वाई माइनस टी के बराबर है, और ये जो गैप है दैट गैप इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब जो टी थिकनेस का था ना, उसके इनसाइड में कोई फील्ड ही नहीं रहेगी, कि हम जानते हैं फील्ड जीरो होती है। तो ये जो टी थिकनेस का है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं करने देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आएगा वो इसके वजह से आएगा और इसकी वजह से आएगा। हम जानते हैं ना, फील्ड इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली ये क्या करेगा? उस स्पेस की फील्ड को गायब कर देगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि उतने अमाउंट से उनके बीच के सेपरेशन को वर्चुअली कम कर देगा। तो हमारे पास जो इफेक्टिव सेपरेशन बचेगा वो डी ना होकर के अब डी माइनस टी हो जाएगा, और इससे लोकेशन से इंडिपेंडेंट रहेगा। ये अपने को बताएगा कैलकुलेशन करने के बाद भी। ये क्या बनेगा? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस वाई माइनस टी। C2 will come out as A epsilon naught by T. Sorry, T नहीं था, ये Y था। This should be Y, क्योंकि ये दूसरा वाला है, लास्ट वाला है। ये तो मेटल का था, तो ये Y बन जाएगा। अपने को C इक्विवेलेंट चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C1 प्लस 1/C2। आप परफॉर्म कर लीजिए। A epsilon naught कॉमन आ जाएगा, अपसाइड आपको मिलेगा D माइनस वाई माइनस टी प्लस वाई, बेसिकली D माइनस टी अपॉन AY, A epsilon naught. So what the C is coming? C is coming A epsilon naught divided by D minus T. कॉपी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि ओरिजिनल आपका कितना था? ओरिजिनल था आपका A epsilon naught by D। तो बेसिकली इफेक्टिवली जो D का वैल्यू था ना, वो कम हो गया, क्योंकि मेटल ने जहां पर मेटल का ब्लॉक था या शीट था, वहां का फील्ड जीरो कर दिया। सो द सेपरेशन इज नाउ नो मोर D, इट्स D माइनस द थिकनेस ऑफ द शीट और स्लैब, T से कम कर देंगे। जब आपने थिन शीट वाला देखा था तो उसका एक स्पेशल केस हो जाएगा। टी अगर टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी तो ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा। ये भी इस बात पे डिपेंड नहीं करता वाई क्या है, दैट मीन्स कितना दूर पे रखा गया है एक प्लेट से दूसरे प्लेट से, बट इस बात पे जरूर डिपेंड करता है कि उसकी थिकनेस कितनी है। काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और कॉन्सेप्चुअली भी पूछा जा सकता है। सो अब आपने ये पढ़ लिया कि कैपेसिटर्स के बीच में अगर हम किसी इंसुलेटर को प्लेस करते हैं तो कैसे चेंज करता है, कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो कैसे चेंज करता है उसका कैपेसिटेंस। ज्यादा से ज्यादा इन्हीं में से कोई एक चीज पूछेगा और आप उसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपको उसके लॉजिक्स पता चल गया। इसी डायलेक्ट्रिक में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि जब हम लोग इस डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे होते हैं किसी कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में, हम लोग डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट का, तो इसके बीच का स्पेस जो है वो क्यूबॉइडल टाइप का है। तो कोई क्यूबॉइडल ब्लॉक को आपको इंसर्ट करना होता है। लेट्स से इसके पास चार्ज प्लस क्यू है और ये चार्ज है। दो अलग अलग केसेस को हम लोग देख लेंगे। एक बार ये बैटरी से कनेक्टेड है, एक बार बैटरी से नहीं कनेक्टेड है। तो जब आप इसके बीच में स्लैब को इंसर्ट कराते हो तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट्स से ये डायलेक्ट्रिक स्लैब है जिसपे फिट बैठेगा और उसको आपको इसको इंसर्ट कराना है। अभी ये पार्शली इंसर्ट है, यानी ड्यूरिंग द इंसर्शन। पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपका कॉमन सेंस क्या कहता है। ये डायलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। लेट्स से पार्शली एंट्री ले चुका है और आपने इसको छोड़ दिया। जैसे ही आपने इसको यहाँ पे छोड़ा तो इसके साथ क्या होने वाला है? क्या ये स्लैब जहां पर आपने छोड़ा था वहीं पर रहेगा, या ये कैपेसिटर्स को अपने अंदर ले जाएगा, या फिर कैपेसिटर्स को पुश करके बाहर कर देगा?
बेसिकली हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये स्लैब अगर पार्शली इंसर्टेड है तो कैपेसिटर इसको पुल करेगा इनसाइड की तरफ या पुश करेगा आउटसाइड की तरफ या कुछ भी नहीं करेगा। तो ये एज ए क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, आप इसके आंसर दे सकते हो। फिर इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं और चेक करते हैं कि क्या होने वाला है। ऑप्शंस हैं, इनसाइड पुल करेगा, आउटसाइड पुश करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, और लास्ट वाला डिपेंड्स, अंदर खिंच जाएगा, ओके, पुल करेगा, ओके गुड। सो आप पाओगे कि इसको पुल करने वाला है। कैसे करने वाला है, क्यों करने वाला है, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग अभी देखते हैं और समझते हैं कि व्हाई इट इज गोइंग टू पुल इट। सो इसको आप हेडिंग कर सकते हैं, क्या हेडिंग कर सकते हैं? फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ड्यूरिंग इंसर्शन। सो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर कितना फोर्स लगने वाला है हम लोग उसको वॉच करना चाहते हैं। ये अपना हेडिंग हो गया, फोर्स निकालना। तो जनरली अगर आपसे पूछेगा, जो एक्सपेक्टेड है वो यही पूछेगा कि किस तरह का फोर्स लगेगा, और ये स्लैब अगर छोड़ दिया गया तो किस तरह का मोशन करेगा। दैट मीन्स मैकेनिक्स टाइप की क्वेश्चन से रिलेट कर सकता है। एग्जैक्टली कितना करेगा वो लिस्ट लाइकली है कि आपसे पूछेगा एग्जैक्टली फोर्स की वैल्यू बताइए, बट यस अगर पूछता है तो हम आंसर जरूर दे देंगे। कैसे देंगे वो समझते हैं। नाउ लेट से पहला केस देखते हैं। पहला केस में हमने बैटरी नहीं कनेक्टेड है, कनेक्ट किया, चार्ज कैपेसिटर है। सो चार्ज कैपेसिटर without battery, without connected battery। फॉर्मूला हमारा सिमिलर रहेगा, बट दोनों के समझने के तरीके को हम लोग देख लेते हैं किस तरह से चलता है। ना इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप पाओगे कि इसके पास कुछ चार्जेस होंगे। प्लस क्यू चार्ज का मतलब ये पूरी प्लेट हमारी प्लस चार्ज है। ये जो प्लस चार्ज होगा प्लेट के अंदर है, मैं बाहर की तरफ दिखा रहा हूँ क्योंकि स्पेस का कंस्टेंट है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। मोर ओवर जब हम लोग जानते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाते हैं तो इसकी वजह से ये फील्ड थी ओरिजिनल वाली, तो ये पोलराइज्ड हो जाती है। यहाँ पे डाइपोल बनेंगे, वो डाइपोल की वजह से प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, पोलराइज्ड चार्ज। तो जितना भी पढ़ रखा है बस उसी को मैं यूज कर ले रहा हूँ। यू विल फाइंड कि यहाँ पर पोलराइज्ड चार्ज आएंगे डाइलेक्ट्रिक पर, यहाँ पर नेगेटिव पोलराइज्ड चार्ज आएगा। तो इस पर फील्ड अलग होगी, यहाँ पर फील्ड अलग होगी। अच्छा, जहां तक हम लोग जानते हैं अभी तक उसके बेसिस पर अगर बात करेंगे तो देन यू विल रियलाइज कि इसकी फील्ड नट सेल में इधर रहेगी, कम रहेगी लेकिन इधर रहेगी। ऐसा अपने को अभी तक पता था। क्यों? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ये प्लेट्स जो है इनफाइनेटली लार्ज है तो फील्ड सिमेट्रिकली रहती है। बट जो इनफाइनेटली लार्ज वाली पॉइंट्स होते हैं ना, वो तभी वैलिड होते हैं जब ये फील्ड तभी हम लोग जस्टिफाई कर पाते हैं जब हम बोलते हैं कि इसके इस साइड और इसके इस साइड जो प्लेट है वो बहुत दूर तक चल रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि दोनों के ये जो कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं वो एक दूसरे को कंपनसेट करते रहते हैं और आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाता है प्लेट्स के परपेंडिकुलर वाला। लेकिन यहाँ पे जब आप स्लैब को पार्शली इंसर्ट करा रहे हो तो इसका मतलब आप एक बार किनारे पे तो काम कर रहे हो, एज पर हो, कॉर्नर पर हो। यहाँ पर फील्ड को इस तरह से एक्सेप्ट एज्यूम करना रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक नया पॉइंट पता चलने वाला है, या जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है पूछा भी जा सकता है कि व्हाट हैपेंस टू द फील्ड व्हेन इट इज एट द कॉर्नर। क्या यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन हमारी ऐसी रहने वाली है? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ तो इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ तो है ही नहीं। दैट मीन्स वहां पर ये सेमी इनफाइनाइट जैसा बिहेव करता है। सेमी इनफाइनाइट प्लेट्स, आपको याद होगा हम लोगों ने सेमी इनफाइनाइट वायर वाली फील्ड निकाली थी। सेम लॉजिक यहाँ भी लगा सकते हैं। तो पॉइंट इज की जो फील्ड्स होंगी दे विल नॉट बी परपेंडिकुलर टू दी प्लेट्स एट द एज। इसको हम लोग एज इफेक्ट भी कहते हैं। सो कैसी फील्ड दिखाई देंगी वो फील्ड को मैं ड्रॉ करता। फील्ड अगर आप बीच में कहीं ड्रॉ करोगे तो इस तरह से नजर आएगी, नट सेल में जो फील्ड आएगी। यहाँ पर भी फील्ड इस तरह से होगी, लेकिन जब आप कॉर्नर पे जाओगे तो ये फील्ड बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर आएगा तो ये फील्ड इस तरह से जाएंगे, फील्ड लाइंस। सो फील्ड लाइंस एट द कॉर्नर ऑफ कैपेसिटर ऐसा होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है किस तरह से बेंड होते हैं और क्या वो परपेंडिकुलर टू द शीट्स रहते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये फील्ड लाइंस हैं
due to a capacitor. At the edge, you will see the field lines are not perpendicular. Hence, उनका मैग्नीट्यूड, उनका डायरेक्शन अलग रहने वाला है और डायरेक्शन बदल जाएगा. अच्छा, हमारा पर्पस था फोर्स को चेक करना, तो पहले फोर्स को चेक कर लेते हैं. फोर्स आप देखोगे कि ये फोर्स किस पर लगेगा, ये जो पोलराइज चार्जेस है इन पर लगेगा, QP पर. और QP पर फोर्स कौन लगाएगा, फील्ड लगाती है. अच्छा, जहां पर ये QP अगर आप यहाँ पर देखो, किसी एक सैंपल पे लेते हैं, यहाँ पर देखोगे तो फील्ड की डायरेक्शन ये जा रही है, और यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो भी टेंजेंट से हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये फील्ड की डायरेक्शन जाएगी. कि किसी भी फील्ड लाइन पर आप क्या ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट, और उस टेंजेंट से आप फील्ड की डायरेक्शन पता कर लेते हो. ये मैंने फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ किया. नाउ देन वी नीड टू सी द फोर्स, बिकॉज फोर्स आर इम्पोर्टेंट, राइट. नाउ ये जो प्लस चार्ज है QP, इस पर फोर्स की डायरेक्शन वही आएगी जो फील्ड की डायरेक्शन थी. इसका मतलब इसी डायरेक्शन में से फोर्स लगने वाला है स्लैब पर, क्योंकि ये चार्ज स्लैब पर है तो स्लैब पर फोर्स लग रहा है. यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा. ना, इसका मतलब है स्लैब पर पाए जाने वाले पोलराइज्ड चार्जेस पर फोर्सेस परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है स्लैब के सरफेस के. जबकि यहाँ पर देखोगे, जैसे ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि फील्ड का टेंजेंशियल डायरेक्शन वो है, और इस प्लस पे जो लग रहा होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो ये जो फोर्स हैं वो एक दूसरे को नलीफाई करेंगे कंप्लीटली, और कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं देंगे. इसका मतलब हुआ कि अगर स्लैब पुल होने वाला है तो वो उसके इनसाइड पोर्शन की वजह से नहीं, बल्कि उसके एज वाले पोर्शन से, जो प्लेट्स के कॉर्नर एज पे पाया जा रहा है. इस पर आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, थ्योरेटिकली भी एज वेल एज कैलकुलेशन करा करके भी. तो हम बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस फील्ड बेंडिंग, ये जो फोर्सेस के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये जो फोर्सेस आ रहे हैं, इनको जब आप कंपोनेंट करोगे तो आपको एक रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा. आप पाओगे कि इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इसका भी हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट आएगा, इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा. अगेन, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस है ना, वो एक दूसरे को नलीफाई कर लेंगे, फोर्स परपेंडिकुलर. और ये जो फोर्स पैरेलल जा रहा है, पैरेलल टू द स्लैब, आप पाओगे कि ये जो फोर्सेस हैं, ये नट सेल में एक फोर्स इधर क्रिएट कर रहा होगा. That means in nutshell, there will be pulling force by the capacitor on the slab. तो स्लैब को अगर आप पार्शली पुल करके प्लेस इंसर्ट करके छोड़ते हो, तो आप पाओगे कि इट विल बी पुल्ड इनसाइड. और ऐसा क्यों हो रहा होता है, इस इसलिए हो रहा होता है क्योंकि एज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स, हेंस इट इज अप्लाइंग अ फोर्स. कॉपी कर लीजिए इस पिक्चर को केयरफुली, एंड देन आई कैन राइट सम पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है, और फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, ड्यू टू एज इफेक्ट. आपसे पूछ सकता है कि एज इफेक्ट क्या होता है, तो हम बोलेंगे एज इफेक्ट इज एन इफेक्ट that comes because of electric field lines at the edge of the plates. और एज ऑफ द प्लेट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो इनसाइड से डिफरेंट होते हैं. इसको मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ, ब्रैकेट में कुछ लिख सकता हूँ इस तरह से, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड at the edges of plates is different than in middle, और कहीं भी बीच में इन जनरल. सो उस इफेक्ट को हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं, बिकॉज फील्ड लाइंस आर डिफरेंट. तो फील्ड लाइंस आपसे पूछ सकता है कि किस तरह की होती हैं, कहाँ से कहाँ जाती हैं, प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं और बेंड होकर के जाती हैं. एनीवे, ड्यू टू दिस इफेक्ट वी कैन से देयर एक्ट्स a net force
on the dielectrics towards or ऐसा लिख सकते that pulls the slab inside, dielectric slab inside. ये जो स्टेटमेंट है ये सारे केसेस के लिए ट्रू है. दैट मींस बैटरी कनेक्टेड हो, बैटरी ना भी कनेक्टेड हो तब भी चलेगा. एज लॉन्ग एज इट इज चार्ज्ड, फील्ड विल बी देयर, फोर्स विल बी देयर, बिकॉज ये जो डायलेक्ट्रिक है वो एक एक्सटर्नल फील्ड पे रखा गया होगा, पोलराइज करेगा. तो देखो सारा कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है. आपके पास केवल चार्ज कैपेसिटर था, आप डायलेक्ट्रिक लेके आए जो कि न्यूट्रल था, जो कि इंसुलेटर था. वो एक फील्ड पर आया, फील्ड पर आने से चार्जेस पोलराइज हुए. जैसे ही चार्जेस पोलराइज हुए तो फिर उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, तो ये पुल होना स्टार्ट हो गया. ये बस मेटल के लिए है या कोई मीडियम. ये जो स्लैब है ये डायलेक्ट्रिक है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ये डायलेक्ट्रिक है, ये मेटल नहीं है. मेटल लेके आएंगे तब तो कहानी बदल जाएगी. दिस इज डायलेक्ट्रिक, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है. दैट मीन्स ये एयर का भी हो सकता है, वाटर का स्लैब हो सकता है, वाटर भी हो सकता है. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा अगर आप इरोडो सॉल्व करते हैं या कोई अच्छी बुक सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन देगा. हो सकता है मॉडल में एक आध क्वेश्चन पिक हो गया हो कि वाटर फिल किया हुआ है तो वाटर पे क्या फर्क पड़ने वाला है. सो वाटर का अगर इस तरह से कुछ रहा होता है तो वो भी पुल करेगा उसको एज अ स्लैब. सो दैट्स एनी मीडियम, नॉट नेसेसरी कंडक्टर. कंडक्टर होगा तो कहानी और बदल जाएगी, तो फिर ये पूरा जीरो फील्ड हो जाएगी. तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो Q इक्वल टू सी भी होता है. वी जीरो हो गया था, चार्ज तो हमारा फाइनाइट है, वी जीरो हो गया तो सी को बहुत बड़ा होना चाहिए. दैट मीन्स सी शुड बी इनफाइनाइट. सो इट हैज टू बी सम इंसुलेटर, नॉट कंडक्टर. कॉपी कर सकते हैं इस पॉइंट को. अब अपनी ये जरूरत पड़ सकती है कि एक बार निकाल के देखते हैं कि ये फोर्स कितना आता है. सो इस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं. सो इसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ. लेट्स से कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, कितना कैपेसिटेंस है. उसके लिए मैं एक दूसरा फिगर बना देता हूँ सो दैट कि उधर वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके दिमाग में बना रहे. लेट्स से ये पार्शियल इंसर्शन हो चुका है. कितना इंसर्ट हो गया ये हम लोग समझने वाले हैं. ये डायलेक्ट्रिक स्लैब है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग इसको वॉच कर रहे हैं. बाकी ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, जो भी ऑब्वियस नंबर्स हैं हम लोग उनको लेके चलेंगे. एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लेंथ इंसर्ट हुई है वो x हुई है और टोटल लेंथ ऑफ दिस कैपेसिटर वाज l. तो इस स्लैब का भी टोटल लेंथ l रहा होगा क्योंकि वो एरिया से मैच करेगा. इसके पास भी विड्थ होगी कुछ इस तरह से, और तो दोनों की विड्थ बराबर है, तो क्यूबॉइडल स्लैब है जो इनसाइड जाने वाला है. मैं 2D फिगर बना रहा हूँ. इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इसका C निकाल सकते हैं हम लोग. तो ये C कुछ ऐसा हुआ कि हाफ एम्प्टी है, हाफ फिल्ड है यहाँ तक का. और इसका कैपेसिटेंस हम लोग निकाल चुके हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है. तो ये C1 प्लस C2 आएगा. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप समझ पाएंगे तो अच्छी बात है. C1 C2 भी लिख दिया मैंने. C1 का मतलब हो गया बचा हुआ लेंथ, ये लेंथ, और B दैट मीन्स L माइनस एक्स इंटू बी दैट इज एरिया, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी वही रहने वाला है, प्लस C2. C1 C2 पैरेलल में है इसलिए लिखा जा रहा है. प्लीज कीप द लास्ट लेक्चर इन माइंड. सो दूसरा वाला डायलेक्ट्रिक से रिलेटेड है तो हम K भी लगाएंगे. एरिया के लिए x इंटू बी लगेगा और एप्सिलॉन नॉट आएगा डिवाइड बाई डी हो जाएगा. ये टोटल कैपेसिटेंस हो गया उस सिचुएशन में जब ये x इनसाइड है. सो बेसिकली कैपेसिटेंस विल चेंज क्योंकि कैपेसिटेंस जो है ना वो फंक्शन ऑफ x है. x हमारा बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस चेंज करेगा अकॉर्डिंगली. अब आपसे इक्वेशन नेचुरली इक्वेशन बन सकता है कि आपसे बोलेगा कि x की वैल्यू बढ़ रही है तो कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ रहा है बताइए. तो हम इस फॉर्मूले से भी कनेक्ट कर सकते हैं और कॉमन सेंस से भी कनेक्ट कर सकते हैं. एनीवे फॉर्मूले से कैसे कनेक्ट करना है, तो C की वैल्यू जो आ जाएगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेयर ताकि आपको पता चले कि हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं. C की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास उसमें आएगा B
ओके, एप्सिलॉन नॉट, ओके, डी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल रहा है कि बी क्या है। बी इसकी विड्थ है, ये वाला पार्ट, वो जो थर्ड डायमेंशन है जिसको हम लोग काउंट नहीं दिखा नहीं पा रहे हैं, सो वो बी है। और बी और एल मिला करके एरिया बनाएगा ओरिजिनल वाला, या प्लेट एरिया यू कैन से। एनीवे, सो दैट बिकम्स एल माइनस एक्स प्लस के एक्स। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब ये एक्स अमाउंट से इंसर्शन किया गया है। सो दैट विल बिकम बी एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी इनसाइड अ ब्रैकेट एल प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स। एक्स को मैंने एक साथ रख दिया। इसको आप वेरीफाई करोगे तो ये वेरीफाई होता रहेगा। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू जब 0 रखोगे तो क्या रहा होगा, एक्स की वैल्यू जब पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आप दोनों केस जानते हो। जब आपने एक्स 0 किया यानी स्लैब बाहर था तो ए एप्सिलॉन बाई डी वाला बनना चाहिए। एक्स को आप 0 कर दो तो ये बी एल मिला करके ए बन जाएगा और एप्सिलॉन नॉट बाई डी भी लिखा हुआ है। जब एक्स कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो ये एक्स की वैल्यू एल हो जाएगी। जैसे एल लिखोगे तो एल और एल कैंसिल हो जाएगा, वो के एल बनेगा, के बाहर आ जाएगा, एल मिला करके ए एप्सिलॉन बाई डी बनेगा। तो पॉइंट इज कि ये हमारे लिए जनरल एक्सप्रेशन हो गया जो किसी भी एक्स पर कैपेसिटेंस बता रहा है। आपसे एग्जाम में बहुत इजीली पूछ सकता है कि बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस जब ये ऐसा हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द एक्स वैल्यू। तो हम इसको डीसी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं यहाँ से। आप पाओगे जो डीसी बाई डी एक्स आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो आपसे ऐसा बोल सकता है कि ये डीसी बाई डी एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी, वेरिएबल होगी, व्हाट हैपेंस। सो यू से कि ये लीनियर फंक्शन है इसलिए वो कांस्टेंट बचेगा। तो ये भी हमारे काम का है, इसको कॉपी कर सकता हूँ। एक बार अपने को सी पता चल गया तो हम इसके इस इंस्टेंट पर पाए जाने वाला पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी को बता सकते हैं। एक बार स्टोर्ड एनर्जी पता चल गया तो वहां से हम ये पता कर सकते हैं कि हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग, बिकॉज वी नो दिस एनर्जी इज कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स की एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि कितना कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है जो वर्क डन कर रहा है। कॉपी कर लीजिए। कोई कंसर्न और क्वेरी आ रहा हो तो आप पूछने का, नहीं आ रहा होगा तो फिर हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नाउ सिंस यहाँ पर केवल चार्ज कैपेसिटर है तो चार्ज हमारा चेंज नहीं करेगा। आप जानते हो चार्ज रिमेन्स द सेम। ये माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था। बदलेगा क्या, बदलेगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। वो क्यों बदल रही होगी, क्योंकि इसका पोटेंशियल बदल रहा होगा, कैपेसिटेंस बदल रहा होगा। एनीवे, कैन वी राइट कि जो फोर्स लगने वाला है, फोर्स F, this is going to be equal to minus du upon dx, क्योंकि u will be a function of x. How u will be a function of x? U is the stored energy. It's going to be equal to q square by 2c. हम इसको q square by 2c लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं q square by 2c? क्योंकि q हमारे लिए कांस्टेंट है और c x का फंक्शन है। आप हाफ सी बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो उसके लिए पहले आप v निकालोगे और फिर उसको रखोगे तो अल्टीमेटली आपको यही मिल जाएगा। ना सी की वैल्यू थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट की है, दैट इज द वैल्यू ऑफ सी। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो पहले सी को रख लेते हैं तो ये एफ की वैल्यू अपने पास आ जाएगी माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। ये आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन सी। सी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो सी की पावर -1 आती है, आप जानते हो, तो -2 हो जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा। तो ये बनेगा अपने पास, माइनस और माइनस कैंसिल आउट होते हुए डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इट्स गोइंग टू बी क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स। चेक कर लीजिए। एक माइनस आया होगा डिफरेंशिएशन से और ये सी स्क्वायर बन गया होगा। तो ये जो फोर्स की वैल्यू है, अट्रैक्टिव फोर्स, ये जो फोर्स की वैल्यू है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। फोर्स कितने से पुल कर रहा होगा, पुलिंग फोर्स है बेसिकली। तो ये बन जाएगा हाफ क्यू बाई सी का स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रख सकते हो। क्यू आपको पता होगा फिक्स नंबर है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं था। सी पता है जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है, और डी सी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है
कि जो फोर्स की वैल्यू है वो सी पर डिपेंड कर रही है, यानी एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अब आपसे पूछ सकता है कि फोर्स की वैल्यू जैसे इंसर्ट करेगा अंदर की तरफ तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, क्या फर्क पड़ने वाला है, ये आपको बताना हो सकता है। तो जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी बता देंगे। अच्छा, सी की वैल्यू अपने को क्या पता चली थी? सी वॉज बेसिकली बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी इन अ ब्रैकेट, लेट मी वेरीफाई, बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी और ब्रैकेट में एल प्लस के माइनस 1 टाइम्स एक्स था, एल प्लस के माइनस 1 times x. So can we find what is dc by dx is going to be equal to? Of course, we can find it out. So it's going to be b epsilon naught by d, l 0 हो जाएगा, k minus 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये कांस्टेंट आ रहा है, so rate of change of capacitance with respect to x remains constant, whereas force will be changing. कैन यू आइडेंटिफाई कि ये फोर्स बढ़ेगा जब ये इनसाइड जा रहा होगा पुलिंग फोर्स, या कांस्टेंट फोर्स से पुल करेगा, या डिक्रीजिंग फोर्स से पुल करेगा? तो आप यहाँ से उसको बता सकते हो। और आपका आंसर कुछ ऐसा जाना चाहिए क्योंकि सी में एक्स आ रहा है, एक्स के बढ़ने से सी की वैल्यू बढ़ रही है, तो एक्स के बढ़ने से सी की वैल्यू अगर बढ़ रही है इसका मतलब ये ओवरऑल नंबर कम हो रहा है। सो दैट मीन्स जैसे ही एक्स बढ़ता है तो फोर्स की वैल्यू कम होती रहती है, दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग फोर्स से पुल करता है। कितना किस लोकेशन पर होगा उसको हम उस लोकेशन पे निकाल करके बता सकते हैं। अच्छा, क्यू बाई सी को हम वी भी लिख सकते हैं, तो इसको कई बार लोग इस तरह से भी लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू हाफ क्यू बाई सी इज वी, सो इट्स गोइंग टू बी वी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सी चेंज हो रहा है, सी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। आप समझते हो? एक बार आपको ये समझ में आया तो सिमिलर फॉर्मूला हमको मिल जाएगा जब हम बैटरी से कनेक्ट करके रखेंगे। तो बैटरी के से कनेक्ट करके देख लेते हैं दूसरा केस। सो पहला केस था व्हेन चार्ज कैपेसिटर विदाउट बैटरी, कैपेसिटर इज चार्ज बट देयर इज नो बैटरी। कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। बट उसका भी एक्सप्रेशन यही आया था बाय द वे, दोनों केस में सेम एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन दोनों केसेस में मीनिंग अलग अलग आएंगे, सेम एक्सप्रेशन डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पर क्या आ रहा है? फोर्स कैसा आ रहा है? डिक्रीजिंग फोर्स है, force is decreasing with x, force decreases, ये स्टेटमेंट आपसे थ्योरेटिकली पूछ सकते हैं, with x और as x increases। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, बहुत सारे पॉइंट पूछ सकते हैं, कैपेसिटेंस कैसे बदल रहा है, कैपेसिटेंस का चेंज कैसा है, तो वो कांस्टेंट है। सेकेंड हेडिंग को उसी लैंग्वेज में लिखते हैं, चार्ज कैपेसिटर और चार्ज कैपेसिटर बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटर विद बैटरी। जब आप बैटरी को कनेक्ट करके रखते हो तो आप समझते हो कि क्या हो रहा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करेगा तो फिर चार्ज को बदलना पड़ता है, ये तो हम लोग लास्ट क्लास में लर्न कर चुके हैं। तो स्टोरी थोड़ी सी बदल जाएगी, इसको आप समझ सकते हो डिटेल में। तो अगर कभी एडवांस जैसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम डील कर पाएंगे। मेंस लेवल पे सिंपली फोर्स के डायरेक्शन को पूछ सकते हैं और सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा, किस नेचर का फोर्स है ये पूछ सकते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करके रखी थी और उसको मेंटेन रखा हुआ है। ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा, जबकि चार्ज की वैल्यू बदल सकती है क्योंकि कैपेसिटेंस बदल रहा है। ये के कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का था, पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम लोग देख रहे हैं तो ये एक्स अमाउंट से एंट्री लिया हुआ है, टोटल लेंथ अपना एल है, सारी स्टोरी पुरानी वाली है। बैटरी लगाओ या बैटरी ना लगाओ इससे कैपेसिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आप जानते हो जो कैपेसिटेंस होता है ना वो अरेंजमेंट का होता है। इसकी वैल्यू भी आ जाएगी बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी विद इन द ब्रैकेट एल प्लस 1 के माइनस 1 इंटू एक्स।
क्योंकि इसके लिए भी आप बोलोगे कि ये एयर है, ये मीडियम है, दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। मोर ओवर डी बाई डी एक्स, सिंस सी ने चेंज किया है तो डी बाई डी एक्स क्या चेंज करेगा, तो उसकी वैल्यू भी वही रहेगी। सो सी और डी बाई डी एक्स दोनों केसेस में सेम जा रहे हैं। अब अपने को फोर्स निकालना है। सो फोर्स के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फोर्स के लिए अपने को ये देखना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है। बेसिकली कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपने को पता करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि जब ये अंदर जा रहा होगा तो बैटरी चार्ज सप्लाई कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कराना है। तो बेसिकली ये पूरा अपना सिस्टम है, तो इस सिस्टम में बैटरी भी वर्क परफॉर्म कर रहा होगा। तो हमारे पास जो एजेंट है वो बैटरी है, और अपने पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, और साथ ही साथ अपने पास एक फोर्स हो सकता है जिसको हमको कैलकुलेट करना है। या फिर आप ऐसा बोल लो कि अगर आपने फोर्स, इस पे कोई एक फोर्स लगाया, लेट से ऐसा एक्सटर्नल फोर्स, सो दैट कि ये स्लोली स्लोली मूव करता है। तो स्लोली मूव कराने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना पड़ेगा। ये उतना ही लगाना पड़ेगा जितना इस पे पुल करने वाला फोर्स था। क्यों? क्योंकि अगर पुल करने वाला फोर्स जैसा नहीं लगाएंगे तो फिर वो एक्सीलरेट करेगा और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पर। वर्क एनर्जी थ्योरम में किसका किसका वर्क आएगा, वर्क डन बाय बैटरी आएगा, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी आएगा, प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा। दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि 0 हो जाएगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 रहने वाला है। अच्छा, बैटरी कितना वर्क करेगा, तो वर्क डन बाय बैटरी अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो हम उसको लिख सकते हैं ई डी क्यू। अच्छा, डी का मतलब यहाँ पे चार्ज है, लेट से डी क्यू चार्ज फर्दर सप्लाई किया जाता है, तो बैटरी इतना वर्क करेगा। मोर ओवर एक्सटर्नल के लिए अपने को पता करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए ये फोर्स अपने को पता करना है। ये जो फोर्स आएगा वही फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, या वही फोर्स इसको पुलिंग फोर्स के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी एफ। सपोज के लिए इसको फर्दर आप dx लेके चले गए, ये कुछ बन जाएगा एफ डॉट dx। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी माइनस du इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को f पता करना है। बेसिकली f एक्सटर्नल वाला निकलेगा, तो इसको इनसाइड वाले से रिप्लेस कर लेंगे। तो इसको हम f dx लिख ले रहे हैं एक मिनट के लिए, इज इक्वल टू ये बनेगा du माइनस डी क्यू इंटू ई। अच्छा, इस du को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो हम लोग जानते हैं कि u की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो आप इसको हाफ सी वी स्क्वायर टाइप का लिख लीजिए। तो व्हाट द du will be equal to, du will be equal to half e square into de this dc को अपने को पता है। So from here the force is coming equal to du by dx minus what I'm writing over here is a dq by dx into e। अच्छा, इसका जो q है ना, किसी भी इंस्टेंट पर कुछ ऐसा दिखेगा। मैं इसको बहुत शॉर्ट में भी बोल सकता हूँ, बस डिटेल में डब्ल्यू या ईपी को वर्क एनर्जी थ्योरम को दिखाने के लिए इसको इतना डिटेल कर रहा हूँ। क्यू की जो वैल्यू रहेगी किसी इंस्टेंट में सीई के बराबर ही होगी, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, डी सी इंटू ई के बराबर हो जाएगा। सो ये जो फोर्स का वैल्यू अपने पास आ जा रहा है, दैट इज डी यू बाई डी एक्स, विच इज गोइंग टू बी बेसिकली हाफ ई स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स माइनस डी क्यू बाई डी एक्स कितना बन जा रहा है अपने पास, ये बन जा रहा है डी सी इंटू ई अपॉन डी एक्स इंटू ई। तो ये बेसिकली वही नंबर लिखा हुआ है, एक फुल लिखा हुआ है, एक हाफ लिखा हुआ है। तो ये जो फोर्स निकल के आया है, दैट इज कमिंग एज माइनस हाफ ई स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। अच्छा, ये कौन सा फोर्स हमने निकाला है, हमने वो निकाला है जो एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, जो इसको स्लोली स्लोली चलाने के लिए काम आएगा। तो हमारा इंटरनल कितना आ जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, ये पुलिंग वाला फोर्स होगा।
तो जो हमारा पुलिंग वाला फोर्स होगा कैन वी से कि वो इसी मैग्नीट्यूड का आएगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो उसको हम यहाँ से मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हैं। सो ये काइंड ऑफ हमारा एक्सटर्नल फोर्स चल रहा था, तो जो फोर्स अपने को नीडेड है, that needed force is going to be equal to half E square dc by dx। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है जो इससे पहले वाले केस के लिए आपने निकाला था। उसमें भी हम लोगों ने लिखा था हाफ v स्क्वायर dc by dx। वहां पर v लिख रहे थे, यहाँ पर e लिख रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंस बट बोथ हैव द सेम मीनिंग। लेट मी शो दैट। हाफ v स्क्वायर dc by dx, so this is also half e स्क्वायर dc by dx। ये जो फोर्स आएगा, ये फोर्स कैसा होगा, वेदर इट विल बी कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो आप देखोगे कि बैटरी से लगाया गया तो ये तो कांस्टेंट हो गया है, dc by dx कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, सो हियर द फोर्स इज कांस्टेंट, f इज कांस्टेंट। सो ये एग्जाम के लिए काफी फेवरेबल बन जाएगा, क्योंकि एक केस में फोर्स वेरिएबल आता है जबकि दूसरे केस में फोर्स कांस्टेंट आता है। किस केस में फोर्स कांस्टेंट लगेगा, जब हम बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। सो अगर आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, सो यू विल एक्सपीरियंस कि जो स्लैब होगा वो कांस्टेंट फोर्स से आगे जाएगा। दैट मीन्स उसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। दैट मीन्स v इज इक्वल टू यू प्लस at वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, उस सिचुएशन में ये जो फोर्स की वैल्यू आने वाली है ये वेरिएबल होगी, ये डिक्रीजिंग होगी एक्स के साथ में। कैसे डिक्रीज कर रहा होगा ये आपको पता करना होगा, और सी की वैल्यू आप उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए। तो एक ये लास्ट पॉइंट था जिसमें स्लैब पर लगने वाले फोर्स के बारे में था, और आइदर ऑफ द टू केसेस आपसे पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलरली एडवांस एग्जाम में। और मेंस में जो पूछेगा वो सिंपल होगा, उसको आप आंसर कर सकते हो। इस पे कोई क्वेरी जनरेट हो रही होगी तो आप पूछिए, अदरवाइज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर कुछ और एक दो माइनर पॉइंट्स हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि ग्राउंडिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, आप जानते हो, फिर भी एक बार बोलना बनता है। और आपने कल अगर डीपीपी पढ़ा होगा तो उसमें कुछ लीकेज करंट के बारे में बोला गया था कि व्हाट इज अ लीकेज करंट, चार्ज कैसे लीक करता है, कितना लीक करता है कैपेसिटर में, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बात कर लेंगे, और एक दो और सिमिलर टाइप के माइनर पॉइंट्स हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो ब्रीफ में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, समथिंग कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। तो किसी भी कंडक्टर को हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं या ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब किसी कंडक्टर को अर्थ या ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है तो उसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं। बहुत सिंपल है। इट इज प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग कह सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि किसी कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट किया। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, दिस इज द प्रोसेस व्हेन अ कंडक्टर is connected with earth, then it is known as earthing। It is called earthing। ये तो सिंपल पॉइंट है, लेकिन इसका क्रक्स पॉइंट क्या चीज है जिस पर हमको फोकस देने का, अपने को जो फोकस देने का वो इस पॉइंट पे देने का कि जब हम लोग अर्थिंग करते हैं या फिर कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, तो चेंजेस क्या आते हैं। तो चेंजेस का मतलब हुआ, तो उसके बारे में अपने को ये जानना पड़ेगा कि अर्थ क्या है। तो अर्थ एक कंडक्टर है और एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। सो अपने पास जितने भी कंडक्टर अवेलेबल है, सबसे बड़ा कंडक्टर हमारे पास अर्थ है। और अर्थ का जो चार्ज है या अर्थ का जो पोटेंशियल है, अर्थ के पास थोड़ा सा चार्ज है बेसिकली, बट वो डिफरेंस निग्लिजिबल है, किसका, प्लस और माइनस का, क्योंकि कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है। सो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। और ये इसका जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। सो अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, अपने को याद रखना है। पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड अर्थ इज जीरो।
सो अगर अर्थ का जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, तो अर्थ का जो अगर जीरो पोटेंशियल है, तो अगर किसी कंडक्टर को आप अर्थ से कनेक्ट करोगे तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो. दैट्स द ओनली मीनिंग. सो सिंस पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज क्लोज टू जीरो, दिस विल इंडिकेट potential of conductor will become zero. Potential of connected conductor becomes zero. ये कोर पॉइंट है. अब इसी कोर पॉइंट को अगर आप याद रखोगे तो जहां भी अर्थिंग किया जाएगा उस पॉइंट का पोटेंशियल या उस कंडक्टर का पोटेंशियल आप जीरो क्लेम करोगे. एक बार आपने उसको जीरो क्लेम किया, आपको बाकी सारे पोटेंशियल्स पता चल जाएंगे, या फिर सर्किट में क्या चेंजेस आने वाले, अरेंजमेंट में क्या चेंजेस आने वाले, सारे आपको पता चल जाएंगे. किस तरह से दिखाते हैं, किस तरह से शो करते हैं? तो अगर अपने पास कोई कंडक्टर है, लेट्स से अपने पास एक ये कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ है, तो इसको ग्राउंडिंग करने के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज कर लेते हैं. तो ये बताता है कि आपने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है. तो ये अर्थ का पोटेंशियल कितना है? जीरो है. तो इसका भी पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक वायर से कनेक्टेड है. और हम लोग जानते हैं कि कनेक्टेड वायर्स या कनेक्टेड कंडक्टर्स सारे सेम पोटेंशियल पर होते हैं. तो अर्थ का पोटेंशियल जो था उससे जो भी कनेक्ट हुआ उसका भी पोटेंशियल जीरो होता है. दैट्स द क्रक्स पॉइंट. इसको आपको कैरी करके चलना है. आपने लिखा है कि बट द अर्थ इज एट स्लाइटली नेगेटिव. हाँ, मैंने बोला कि अर्थ के पास अर्थ चार्ज न्यूट्रल नहीं है. अगर कभी आपसे पूछता है कि अर्थ चार्ज न्यूट्रल है तो हम बोलेंगे नहीं, स्लाइटली नेगेटिव है. अर्थ एक स्फीयर है. स्फीयर पे अगर आप नेगेटिव चार्ज रखोगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू अपॉन आर. आप देखो ना कि चार्ज की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, बहुत कम है. रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है. तो ये जो नेगेटिव वैल्यू आएगी, बहुत छोटी सी नेगेटिव वैल्यू आती है. इतनी छोटी सी नेगेटिव वैल्यू आती है कि दैट इज इट इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो. तो हम लोग अपने ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस में, ऑल इक्वेशंस में, ऑल क्वेश्चंस में इसको जीरो पिक करने वाले हैं. बट अगर आपसे पूछता है कि कैसा होता है तो हम बोलेंगे जीरो के क्लोज होता है, नेगेटिव साइड से जीरो के क्लोज होता है, टेंडिंग टू नेगेटिव और जीरो. तो इसीलिए हम सबको जीरो मान लेते हैं कि वो जीरो के बराबर है. तो आपने सही बोला, ये स्लाइटली नेगेटिव होता है, बट इट्स वेरी स्लाइटली, सो इट्स क्लोज टू जीरो फॉर ऑल कैलकुलेशंस. सो इसका मतलब आप उस कंडक्टर को जीरो से कनेक्ट कर, जीरो पोटेंशियल बना लोगे. एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, आप उसमें समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और फिर कई सारे क्वेश्चंस में इसको कनेक्ट कर सकते हो. कुछ टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिस टाइप का हम लोग पिक कर रहे हैं उसी टाइप के ही, लेकिन उस पर ग्राउंडिंग नहीं किया था. अब मैं ग्राउंडिंग करके देखता हूँ. लेट्स अपने पास 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स रखे हुए हैं, उनकी रेडियस वगैरह दे रखे होगा. लेट्स इसकी रेडियस ए है, इसका रेडियाई बी है, इसका रेडियस सी है. इनिशियली इसके पास चार्ज 2q दिया गया था, इसके पास चार्ज -q था, इसके पास +q चार्ज था. ये सिचुएशन आपको इनिशियली दी गई है. आप जानते हो कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो आप सारे फेसेस पे चार्ज बता सकते हो. वी हैव ऑलरेडी डील्ड विद. सपोज कर लीजिए कि आपसे ऐसा बोलता है कि आपने एक काम किया है, आपने इसके मिड वाले को ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है, ग्राउंडिंग कर दिया है. आपको प्रोसेस पे समझना है कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और आपको उनके आंसर्स देने होंगे. So in case you are grounding the mid one, so what will be final charges? ये आपसे पूछ सकता है. या फिर ऐसा पूछ सकता है कि अगर मिड को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो कितना चार्ज ग्राउंड को जाएगा, या फिर कितना चार्ज ग्राउंड से कंडक्टर पर आएगा. ना यहाँ पे देखो, ये जब आपको बोलता है कि इसका पोटेंशियल जीरो हो गया, तो इसका पहले पोटेंशियल कुछ रहता है, उसको जीरो बनाना पड़ता है. तो उसको बनाने के लिए क्या करता है, अर्थ कितना भी चार्ज को सप्लाई कर सकता है. सो अर्थ इज अ बिग रिजर्वायर ऑफ चार्जेस. उसके पास प्लस चार्ज बहुत अमाउंट पर है, माइनस चार्ज भी बहुत अमाउंट पर है.
सो अगर किसी कंडक्टर को चार्ज की जरूरत पड़ती है तो चार्ज को सप्लाई कर सकता है। किसी कंडक्टर के पास एक्सेस चार्ज है तो वो ग्राउंड उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। सो अर्थ बिहेव्स लाइक अ लार्ज सोर्स एंड सिंक। इट बिहेव्स लाइक बोथ सोर्स एज वेल एज सिंक ऑफ चार्ज। और वो इस तरह से चार्ज को सप्लाई करेगा और एब्जॉर्ब करेगा सो दैट कि जिस कंडक्टर से ये कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल जीरो कर दे। मैं रिपीट करता हूँ, ये एक पॉइंट है जो ग्राउंडिंग के बारे में बात करता है। दो तरह से हम देखते हैं पोटेंशियल के टर्म में, चार्ज के टर्म में। पोटेंशियल जीरो होता है, ये उसको मेंटेन करना होता है, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसको फुलफिल करने के लिए अर्थ किसी भी अमाउंट का चार्ज सप्लाई कर सकता है, किसी भी अमाउंट का चार्ज एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी पॉइंट को हम इस क्वेश्चन से समझना चाहते हैं। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इफ middle conductor or sphere is earthed or grounded, then find the amount of charge flown through wire used for earthing. अर्थिंग के लिए जो आपने वायर यूज किया, उस वायर से कितना चार्ज फ्लो किया होगा वो अपने को पता करना है। साथ ही साथ अपने को ये भी पता करना है कि ये चार्ज फ्लो हुआ होगा वो स्फीयर से अर्थ पे गया होगा या फिर अर्थ से स्फीयर पे गया होगा, ये अपने को पता करना है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन ट्राई किए तो आप पैरेलल सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको अपना पूरा अटेंशन देना है। और भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता था, आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि बताइए कि किस हर फेसिस किस चार्ज बताइए, तो हम सभी फेसिस पे चार्ज पता कर लेंगे। हम ये भी पता कर लेंगे कितना चार्ज फ्लो किया है। हम सभी स्फीयर्स के पोटेंशियल्स को पता कर लेंगे, सभी के बीच की फील्ड पता कर लेंगे, एनर्जी स्टोर्ड पता कर लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपसे लिंक करके पूछा जा सकता है। इट कैन बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन। सो बेसिकली हम लोग चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं। कैसे दिखाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इनके फेसेस के नाम दे दीजिए, ये 1 फेस है, ये 2 फेस है, ये 3 फेस है, ये 4 फेस है, ये 5 फेस है, ये 6 फेस है। करस्पॉन्डिंग इनके चार्जेस को Q1, Q2, Q3, Q4 और Q6 तक हम लोग मान सकते हैं, जो फाइनल चार्जेस है। नो, फाइनल चार्जेस में Q1 कितना आएगा ये आप समझ सकते हो। फाइनल Q1 अंदर वाले सरफेस पे चाहेगा कि गॉसियन सरफेस अगर कंडक्टर पे लेते हैं तो फील्ड जीरो रहे, तो इनसाइड में टोटल चार्ज जीरो रहना चाहिए। कैविटी के इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, तो कैविटी के इनर सरफेस पे चार्ज नहीं आता है। पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आपसे पूछेगा Q2 की वैल्यू बताइए। अच्छा, ये जो Q1 Q2 थे ये दोनों इनर स्फीयर के पास चार्जेस हैं, फेसेस में थे, और इनर स्फीयर किसी से कनेक्टेड नहीं है, ना तो मिडिल से कनेक्टेड है, ना तो ग्राउंड से कनेक्टेड है, ना तो आउटर से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये आइसोलेटेड है, तो इसका टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल चार्ज 2Q रहना है, इसलिए इसको 2Q रहना पड़ेगा, सो दैट Q1 प्लस Q2 2Q हो जाए। सो आपने देखा कि मिडिल को ग्राउंड करने से इनसाइड वाले स्फीयर के दोनों सरफेसेस पे चार्ज 0 और 2Q के बराबर है, और ये टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं आया। फिर हम बोलेंगे Q3 कितना आएगा। एज पर गॉस रिक्वायरमेंट Q3 को इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए Q2 के, क्योंकि ये फेसिंग फेसेस हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट विल ऑलवेज बी देयर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ गॉस लॉ। तो Q3 की वैल्यू अपने को पता चल गई। अब हम Q4 के बारे में जानना चाहेंगे ना। Q4 के बारे में आप देखोगे कि जो मिडिल वाला है ना, वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ग्राउंड चार्जेस का सप्लायर और एब्जॉर्बर है। इसका मतलब कोई ना कोई चार्ज ग्राउंड ने इसको दिया होगा, हो सकता है, और या फिर ग्राउंड ने इससे लिया होगा। तो पॉइंट इज कि हम मिडिल वाले पे चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। चार्ज कंजर्वेशन केवल आइसोलेटेड कंडक्टर्स पे लगता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि Q3 और Q4 मिलाकर के -Q बनना चाहिए। नो, दैट विल बिकम रॉन्ग। तो हम ये मान के चलेंगे कि लेट से Q4 की वैल्यू Q है, ये हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि अपने को नहीं पता कि फोर्थ सरफेस पे कितना रहेगा। लेकिन एक बात गारंटेड हो गया, अगर हमको ये स्मॉल Q पता चलता है
तो हम जरूर बता सकते हैं कि सेकंड वाले कंडक्टर पर कितना चार्ज चेंज हुआ है, और जितना चार्ज चेंज हुआ होगा वो इस वायर के थ्रू या तो ग्राउंड पे गया होगा या फिर ग्राउंड से आया होगा। तो जो हमारे क्वेश्चन का डिमांड है कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो वायर से फ्लो किया बताने का, वो इस क्यू के निकलने के बाद इन दोनों नंबर्स को और चार्ज को यूज करके हम बता सकते हैं। अगर आपको आइडिया समझ में आ रहा है, सो पर्पस अपना क्लियर हो गया। अब इस पर्पस से आगे बढ़ते हैं। Q4 कितना होगा, Q4 के बाद Q5 कितना आएगा। Q5 के बारे में आप देखोगे ये 4 और 5 फेसिंग फेसेस हैं, तो इन पर इक्वल एंड अपोजिट आएगा, ये गारंटेड है। इसका मतलब गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड। सी, उसको हम हमेशा वैलिड मानते हैं और हमेशा लगेगा। अच्छा, लास्ट वाला स्फीयर आप देखोगे ये आइसोलेटेड है, तो इसका जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहने वाला है। तो 6 के बारे में बता सकते हैं Q6 कितना होगा। Q6 ऐसा होगा सो दैट कि Q5 और Q6 मिलकर कैपिटल Q बन जाए। इसका मतलब इसकी वैल्यू कैपिटल Q प्लस स्मॉल q आनी चाहिए। तो ये हमारे फाइनल चार्जेस हो गए। अब आपको अगर एक इक्वेशन मिलती है, आपको रिक्वायरमेंट केवल एक इक्वेशन की है, अगर वो इक्वेशन आप बना लेते हो तो आप स्मॉल क्यू निकाल सकते हो। एक बार आपको स्मॉल क्यू पता चल गया, आपको सारे आंसर्स पता चल जाएंगे। यू विल नो चार्जेस ऑन ऑल द फेसेस, hence you can calculate potentials, fields, energy or whatsoever. So this is going to the way forward. Now अब अपने को इक्वेशन चाहिए, तो क्या अपने पास कोई और नॉलेज है? यस, क्या नॉलेज है? क्योंकि ये ग्राउंडेड है, इसका इसका पोटेंशियल जीरो रहा होगा। तो जो बी रेडियस वाला स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है, सारे कंडक्टर से माइंडेड, सो बी रेडियस वाला जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। सिंस इट इज अर्थ, तो पोटेंशियल ऑफ बी स्फीयर मस्ट बी जीरो। रेडियस के हिसाब से सबस्क्रिप्ट लगा दिया मैंने। अब अपना काम ये है कि अपने को पता है कि ये चार्जेस हैं और इन चार्जेस के बेसिस पर हम बी का पोटेंशियल निकालेंगे। बी का पोटेंशियल निकल आया तो फिर हम ये क्लेम कर देंगे कि बी का पोटेंशियल जीरो है। जैसे हम क्लेम करेंगे एक इक्वेशन बनेगी, स्मॉल क्यू निकल आएगा। सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और इनफैक्ट मल्टीपल टाइम अपीयर किया है, और वो कई बार कई तरह से पूछ लेता है कि चार्जेस बताइए, फाइनल डेंसिटीज बताइए, या फिर कितना चार्ज फ्लो किया, वो सारी स्टोरी। सो हम अब अपना पर्पस है वी बी निकालना आल्सो। तो लेट्स से हम यहाँ पे वी बी निकालते हैं। पोटेंशियल ऑफ बी, किसी भी लोकेशन का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल मतलब बी वाले स्फीयर में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेंगे, क्योंकि बी जो है कंडक्टर है, कंडक्टर का पोटेंशियल सेम रहता है। सो इसलिए पॉइंट नहीं बताया जा रहा है, पूरा स्फीयर बताया जा रहा है। अच्छा, किसी भी पॉइंट पर या लोकेशन पर जो पोटेंशियल होता है वो सभी चार्जेस की वजह से होता है। दैट मीन्स टोटल चार्ज ऑन द इनर वन उसकी वजह से, टोटल चार्ज और जो मिडिल स्फीयर होगा उसकी वजह से भी आएगा, आउटर स्फीयर होगा उसकी वजह से भी आएगा। तो इसका मतलब है ये जो आएगा बाकी तीन की वजह से आएगा, इनसाइड वाले की खुद की वजह से और बाहर वाले की वजह से। तीनों का एडअप करना है। इनसाइड की वजह से, जब आप इनसाइड स्फीयर को कैच कर रहे होगे उसके रिस्पेक्ट में जो पॉइंट आपने बी चूज किया है इस वाले पर, वो आउटर पॉइंट होगा इस चार्ज के लिए, 2q चार्ज के लिए। तो 2q चार्ज के लिए आउटसाइड फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? k इंटू द चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पर फील्ड निकाल रहे हैं वो b डिस्टेंस पर है। सो ये हो गया बिकॉज ऑफ इनर मोस्ट की वजह से। अब आते हैं बिकॉज ऑफ बी वाले स्फीयर की खुद की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा। तो किसी भी स्फीयर की वजह से उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है वो हम जानते हैं। स्फेरिकल शेल के केस में क्या होता है? के क्यू अपॉन आर होता है, खुद की रेडियस। के रहने वाला है, क्यू टोटल चार्ज ऑफ दैट स्फीयर, 3+4 कर देंगे। सो टोटल चार्ज अपने को दिख रहा है स्मॉल क्यू माइनस ट्वाइस क्यू डिवाइड बाई खुद की रेडियस दैट इज बी। ये मैं बहुत स्लोली बता रहा हूँ, आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद में अपने को आउटर स्फीयर की वजह से इस मिड वाले स्फीयर पे पोटेंशियल चाहिए। आउटर स्फीयर के लिए जो मिड वाला स्फीयर है वो इंटरनल पॉइंट हो गया, इनसाइड वाला पॉइंट हो गया। किसी भी स्फेरिकल सेल के इनसाइड का पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। तो इसके लिए भी हम लोग के क्यू का मतलब होगा बाहर वाले की वजह से, दैट मीन्स 5 और 6 टुगेदर।
हाउ मच 5 इन 6 इज गोइंग टू बी q, क्योंकि टोटल चार्ज उसका कंजर्व्ड है, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द दिस वन, तो b दैट विल बी c। सो लास्ट में जो रेडियस आ रहा है वो c आ रहा है, तो कब a आएगा, कब b आएगा, कब c आएगा, हम पोटेंशियल से निकालते हैं। सी केयरफुली एंड वॉच ऑल द स्टेप्स, जिस स्टेप को रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो हमको जरूर बोले। तो वो फर्स्ट वाले टर्म में ए आएगा ना? फर्स्ट वाले टर्म में ए आएगा, ऐसा आपका कहना है, क्यों ए आएगा? तो वो छोटे स्फीयर का रेडियस तो ए है। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ये क्या है, ये पोटेंशियल है। किसका पोटेंशियल है? इनर मोस्ट वाले का है। किस पॉइंट पर पोटेंशियल है? बी पर पोटेंशियल है, दैट मीन्स यहाँ से बी डिस्टेंस पर पोटेंशियल है। तो इनर मोस्ट स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू अपॉन स्मॉल आर होता है, दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, समझे? तो वो जो डिस्टेंस आएगी वो बी के बराबर आएगी। ऐसा नहीं हमको ए बी सी तीनों लिखना है, नो, इट डिपेंड्स कि कौन सा हमको पोटेंशियल निकालना है। सो ये केयरफुली हम सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से उस पॉइंट पर निकालते हैं, जहाँ उस कंडक्टर पर निकालते हैं जहां पर हमको जरूरत पड़ रही है। एक बार आपको ये समझ में आता है, अपना काम हो गया, इसको इसके साथ मर्ज कर लो। जैसे आप इसको इसके साथ मर्ज करोगे तो आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। लेट मी डू दैट। सो दिस विल इम्प्लाई इसको 0 क्लेम करना है। यहाँ से अपने को क्या मिल जा रहा है कॉमन में k बाई बी ऐसा कॉमन ले सकते हो आप चाहो तो। यहाँ से मिलेगा ट्वाइस q, फ्रॉम हियर you'll find q माइनस ट्वाइस q। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, फ्रॉम हियर you'll find bq by c। ये bq by c क्यों आया? क्योंकि आप समझदार हो, b से हमने कॉमन लिया था, वहां से k निकल आया, ये बचा। इसकी वैल्यू अपने को 0 क्लेम करनी है, क्लेम कर देते हैं। ये तो 0 होंगे नहीं, इसमें ये और आपस में सेटल हो जा रहे हैं, और अच्छी बात है। तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि स्मॉल क्यू की जो वैल्यू आ रही है माइनस बी कैपिटल क्यू बाई सी आ रही है। एक बार आपको ये माइनस बी कैपिटल क्यू बाई सी आया, इसका मतलब अपने को पता चल गया कि चार्ज क्यू कितना है। अब देखो ये चार्ज की वैल्यू है ना, वो इस बात पे डिपेंड करेगी इनकी रेडियस कितनी है, ए बी सी। वंस यू गॉट टू नो दिस देन वी कैन से कि अपने को Q4 पता चल गया, Q5 पता चल गया, Q6 पता चल गया। वो ABC आपको बताएगा। एक बार ये पता चल गया, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। अपना आंसर क्या था कि कितना चार्ज आउटफ्लो करेगा या कितना चार्ज फ्लो करेगा। अब आप सोचो कि हमारे पास पहले चार्ज कितना था, माइनस क्यू। अब चार्ज कितना हो जा रहा है, 3+4 का। 3+4 को एक साथ कर लेते हैं। तो अगर हम 3+4 को एक साथ देखते हैं तो हमारे पास चार्ज है Q माइनस 2Q। Initially we had minus q, now it became q minus 2q. So let's assume कि ये बढ़ गया है। अगर ये बढ़ गया है तो कितने से बढ़ गया है? अगर ये बढ़ा होगा तो चार्ज अंदर गया होगा, तभी तो बढ़ा होगा। तो एज्यूम कर लेते कि यहाँ से जो चार्ज गया है दैट इज वो इस तरह से गया है और q डैश गया है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं जो q डैश आएगा वो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू रहा होगा। As simple as anything. Final minus initial मतलब that is something has come in. अगर ये नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है कि वो उतना बाहर गया होगा। पता कर लेते हैं how much this becomes. It becomes small q minus q. ये q कैंसिल आउट हो गया। स्मॉल q माइनस q कैलकुलेशन पे आप ध्यान दे सकते हो। तो ये अपने पास आ रहा है माइनस बी क्यू बाई सी प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है दिस इज कमिंग एज बी प्लस सी डिवाइड बाई सी टाइम्स क्यू। नेगेटिव आया, इसका मतलब है चार्ज अर्थ से सरफेस पे नहीं आया होगा बल्कि सरफेस से अर्थ पर गया होगा। तो और इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, 1 प्लस बी बाई सी या फिर जो भी लिखा हुआ इनटू की क्यू, दिस चार्ज फ्लोज फ्रॉम स्फीयर टू ग्राउंड। कॉपी कर लीजिए। और इस पर केवल एक आंसर नहीं है हमारे लिए, इस क्वेश्चन में हमने केवल आंसर निकालना नहीं सीखा है, हम लोगों ने ये सीखा है कि कौन कौन से पॉइंट्स हमको अप्लाई करना होता है।
और किस तरह से हम पोटेंशियल लिखते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर का, फिर किस तरह से उसको जीरो क्लेम करेंगे क्योंकि वो ग्राउंडेड है, फिर हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास रूल्स जो चल रहे हैं, चार्ज कंजर्वेशन चल रहा है, गॉस लॉ चल रहा है, इसके साथ साथ अर्थिंग के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, पोटेंशियल लिखने के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशंस। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम के लिए फेवरेबल होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ टेस्ट हो जाती हैं, कॉपी कर सकते हो। और अगर कभी सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में पूछेगा तो चार्ज डिवाइड बाय एरिया, एरिया का मतलब 4πr² से हम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं जिस सरफेस की या जिस फेस के बारे में पूछेगा। तो कई बार वो चार्ज डेंसिटी के टर्म में क्वेश्चन पूछता है, तो आप चार्ज के टर्म में निकालो फिर चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। एनी कंसर्न, एनी पॉइंट और एनी पार्ट यू वांट टू बी रिपीटेड? अगर ऐसा कुछ है तो बोलो, अदरवाइज आई कैन अज्यूम कि आपको समझ में आ गया। फिर कुछ और पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। आज ही आप इस तरह के एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लीजिए। यस, प्रीवियस स्टडी सर, यही सेड। अच्छा हाँ, ये शायद इसको एक बार और देख लीजिए। और सिमिलर टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, आपको डीपीपी में मिल जाएंगे, मॉड्यूल में मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मिल जाएंगे। यू विल वॉच की फ्यू क्वेश्चंस विल बी देयर। और इसमें बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको मिड वाले को ग्राउंड किया, हम इसको ग्राउंड कर सकते हैं, हम इनसाइड वाले को ग्राउंड कर सकते हैं, या फिर कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि मिड वाले को बाहर वाले से कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट करने वाला पूछेगा कि हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, या फिर इनसाइड वाले को आउटसाइड वाले से कनेक्ट कर दिया। तो हमारे पास एग्जैक्टली सेम लॉजिक चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, चार्जेस को लिखेंगे। अच्छा, जो आपस में कनेक्टेड होंगे, सपोज के लिए इनसाइड मोस्ट और आउटसाइड मोस्ट को कनेक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब हम इनसाइड में और आउटसाइड में कलेक्टिवली चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि चार्ज इनसाइड से आउटसाइड जा सकता है क्योंकि वायर है। तो जो चार्ज कंजर्वेशन हम इंडिविजुअली पे लगा रहे थे वो कलेक्टिवली पे लगा लेंगे। एज्यूम कर लेंगे कुछ चार्ज फ्लो किया है, फिर उस चार्ज को पता करेंगे। फिर क्या करेंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे, फिर हम एक इनसाइड का पोटेंशियल निकालेंगे जैसा ये सबकी वजह से निकाला है, फिर आउटसाइड का पोटेंशियल निकालेंगे एग्जैक्टली सेम मैनर से जिससे इसको निकाला है सभी की वजह से। फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं जब वायर से कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल बराबर कर देते हैं। तो उस तरह के भी इक्वेशंस पॉपुलर हैं, या तो उसको ग्राउंड करेगा तो किसी एक का पोटेंशियल जीरो कर रहा होगा, या फिर किन्हीं दो को कनेक्ट करेगा तो इसका मतलब उन दोनों के पोटेंशियल को बराबर कर रहा होगा। तो हम बराबर करने से भी इक्वेशन पता कर सकते हैं और जीरो करने से भी इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन आप देखोगे आपको ऐसा मिलेगा जिसमें कनेक्ट करेगा एक दूसरे से, तो आप चार्ज कंजर्वेशन लिखिए और गॉस लॉ के इक्वल एंड अपोजिट लिखिए, फिर दोनों के पोटेंशियल्स को इक्वेट कीजिए। पोटेंशियल लिखने में आपको अटमोस्ट केयर देखना है, जिसका पोटेंशियल लिख रहे हैं बाकी चार्जेस की वजह से, तो आपको देखना है कि वो पॉइंट स्फीयर के इनसाइड में है या आउटसाइड में है, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाइए। खुद की वजह से वो सरफेस पर होगा तो सरफेस का फॉर्मूला लगेगा, आंसर्स आ जाएंगे। अभी डायलेक्ट्रिक्स हम लोगों ने जो पढ़ा है, तो डायलेक्ट्रिक्स में एक और पॉइंट होता है जिसको डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं या ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं, और जिससे लाइटनिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट आप समझते हो, तो उसको भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वो टर्म का नाम नहीं लिया मैंने अभी तक। सो यू विल फाइंड कि अगर हम लोग कैपेसिटर्स को देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ये अपने पास कैपेसिटर था और इस पर एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड था। लेट्स से कि इसको आपने बैटरी से प्लस क्यू चार्ज दिया था और इसको माइनस क्यू चार्ज दिया था, ये कंप्लीटली फील्ड है लेट्स से। सो आपको अभी तक ये पता चला कि यहाँ पर माइनस चार्ज अपीयर करता है और यहाँ पर प्लस चार्ज अपीयर करता है। इनको हम पोलराइज चार्जेस कहते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, अगर आप इसको बैटरी से कनेक्ट करके रखते हो तो ये चार्जेस को हम बढ़ा सकते हैं, पोटेंशियल्स बढ़ा सकते हैं। मोर ओवर
फील्ड कैसा होता है, ये फील्ड हम लोगों ने डिसाइड किया था कि फील्ड की जो वाल डायरेक्शन होती है नट सेल में वो इधर आती है डाइलेक्ट्रिक को काउंट करते हुए। फिर आप देखोगे कि अगर फोर्स के टर्म में बात करो तो इस वाले पर फोर्स लग रहा होता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन पर जो क्यूपी का है इस पर फोर्स इधर लग रहा होता है क्यूपी इंटू ई। मैं टोटल का रिप्रेजेंटेटिव बता दे रहा हूँ। यहाँ के चार्जेस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा क्यूपी इंटू ई। इफ यू सी दिस फोर्स केयरफुली तो आप पाओगे कि ये जो फोर्सेस होते हैं ना चार्जेस को बाहर की तरफ पुल कर रहे होते हैं, बाहर की तरफ पुल कर देते हैं। और ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर के ये चार्जेस जो फाइनली कहाँ पर आ गए, सरफेस पर आ गया। और सरफेस पर फिर भी एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो उन चार्जेस को बाहर पुल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुल करने की कोशिश कर रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन को, इधर से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को। इस और अगर सपोज करो कि आप ये क्यू को बढ़ाते हो, यानी आप ये फील्ड को बढ़ाते हो, लेट्स से बैटरी से कनेक्ट कर रखा है आपने और आप बैटरी के वोल्टेज ईएमएफ को बढ़ाते रहते हो, तो ये चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो ये फोर्सेस और बढ़ेंगे। आप देखो कि मटेरियल है, मटेरियल के सरफेस पे चार्जेस है, चार्जेस को कोई बाहर पुल कर रहा है और हम उस पुल करने वाले फोर्स को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर आप उसको बढ़ाते रहते हो तो क्या आपको लगता है कि एक लिमिट आ जाएगी और उस लिमिट के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि बाउंडेड था, क्योंकि ये इंसुलेटर था, और ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फिर इस मटेरियल से डिटैच हो जाएगा, यानी जो बॉन्ड होंगे इसके इंटरनल बॉन्ड जिसको बॉन्ड करके रखे होंगे उन इलेक्ट्रॉन को ये ब्रेक कर, उस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, चार्ज फ्री हो जाएंगे। तो ये जो मटेरियल था जो कि पहले इंसुलेटर था अब कंडक्टर बन जाएगा। इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाती है कब, जब हम फील्ड को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा देते हैं। जो जो लिमिट ऑफ फील्ड होती है उस फील्ड को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो दो टर्म यूज होते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या मीनिंग है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो डाइलेक्ट्रिक strength is the maximum electric field। जब कभी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करेगा इसका मतलब हम समझेंगे वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है। कौन सी मैक्सिमम? दैट कैन बी विथस्टैंड बाय डाइलेक्ट्रिक्स। वो जो डाइलेक्ट्रिक है, मटेरियल है, उस फील्ड को बियर कर सके, उस फील्ड को बना के रख सके, उस पे उसके ये डिफॉर्मेशन या ब्रेकडाउन अचीव ना हो। सो उस मैक्सिमम, जैसे ये फील्ड को आप बढ़ाते रहोगे, जिस लिमिट पर ये ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा वो लिमिटिंग फील्ड को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो वो मैक्सिमम अफोर्डेबल या मैक्सिमम विथस्टैंडेबल फील्ड होती है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। फर्दर एक दूसरा पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर। इफ field is increased beyond this maximum limit, then charge comes out, or charge become free from dielectrics। वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, चार्ज फ्री हो जाते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो कई बार आपसे थ्योरेटिकल पूछ सकता है व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, व्हेन इट विल अकर, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर इट टू अकर, वो सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइटनिंग। जो रेनी सीजन में लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग क्यों होती है उसका, वो इसका एग्जांपल है।
लाइटनिंग इन द स्पेस और स्काई। होता क्या है आप लोग जानते होगे, वरना आप समझ सकते हो कि लेट्स से अर्थ है और यहाँ पर एयर है। एयर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अर्थ अभी आपने देखा बहुत बड़ा चार्ज का रिजर्वायर है, और यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह होते हैं ऊपर। आप जानते हैं स्पेस में एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, आयंस वगैरह रहते हैं, वो सब रहता है। यहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर फील्ड क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये चार्ज का अकोमोडेशन स्ट्रांग हो गया, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गई, ये तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है तो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, एयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, जो कि एयर को नॉन कंडक्टिंग बनाए हुए थे, क्योंकि वो चार्जेस जो थे ना नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, जो भी एयर के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर ये फील्ड स्ट्रांगली बढ़ गई जस्ट लाइक दिस, तो इस पे लगने वाला जो ये फोर्स था, पोलराइजेशन में लगने वाला फोर्स था, वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाने के बाद अगर इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मूवेबल हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो ये इलेक्ट्रॉन, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन एयर, और जब कभी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो दैट्स कॉल्ड करंट। इसका मतलब एयर में करंट रन करना स्टार्ट हो जाता है। तो जो आपको दिखता है ना वो लाइंस जैसा चमकता हुआ, वो बेसिकली दैट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस, चार्ज मूव कर रहा होता है। और वो उसका वो इतना ज्यादा एनर्जी के साथ मूव कर रहा होता है, सो वो अपने को साइन करता है। जहाँ पर ये फॉल करता है तो आप देखोगे कि वहां पर शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, क्योंकि बहुत सारी करंट आ जाती है एक साथ। बहुत सारी करंट आ गया, इसका मतलब है कि वहां पर डैमेजेस क्रिएट कर देता है। तो पॉइंट इज कि ये जो लाइटनिंग होता है उसके पीछे क्या फिनोमेना इन्वॉल्व है? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। किसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन? एयर का। एयर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, वो ब्रेक कर जाती है तो वो अब इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाती है, और वो चार्ज को अलाउ कर देती है मूव करने के लिए। अदरवाइज करंट चार्ज को अलाउ नहीं करती, क्योंकि क्लाउड के पास अगर कोई चार्ज होगा तो ग्राउंड पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में इंसुलेटर है। बट एक पर्टिकुलर कंडीशन पर जब उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा फील्ड क्रिएट हो जाती है तो फिर ये कंडक्टर बन जाता है, उसी को हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कॉमन सेंस को बिल्डअप करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। So ये डाइलेक्ट्रिक के पॉइंट से, यानी insulators can become conductor beyond one level of electric field applies, so that's called dielectric strength, or this situation is known as dielectric breakdown. एक लास्ट पॉइंट और रिकॉल में आ रहा है, बाकी जो माइनर पॉइंट्स बचेंगे तो हम लोग कभी आगे कर लेंगे, ऑलमोस्ट कवर हो जा रहे हैं। सो ये लीकेज करंट वाला जो पॉइंट है, क्योंकि कल आपको उस पे दे दिया था डीपीपी पे, लीकेज करंट क्या होता है आपको आइडिया लग जाएगा तो आप उसको कभी भी सॉल्व कर सकते हो, बस आपको आइडिया देने की जरूरत है। यू पीपल नो कि अगर अपने पास कोई कैपेसिटर है, ये प्लेट्स बना देते हैं, ये प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रिप्रेजेंटेटिव। इसको अगर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया बैटरी से, फिर बैटरी को हटा दिया, तो ये चार्ज स्टोर करके रखता है, हम लोग जानते हैं ये चार्ज स्टोर करके रखता है। थ्योरेटिकली ये जो चार्जेस हैं इनफाइनाइट टाइम के लिए ऐसा ही रखे रहेंगे, बिकॉज एज पर द कॉन्सेप्ट इस चार्ज को लेने वाला कोई नहीं है और ये किसी सर्किट से इन्वॉल्व नहीं है, तो ये चार्ज हमेशा के लिए ऐसा रहने वाले हैं, फॉर ऑल द टाइम टू कम। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। किसी एक कैपेसिटर को चार्ज करके रख दो और कपल ऑफ डेज या कपल ऑफ मंथ्स बाद आप देखोगे उसका चार्ज खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है ये चार्ज कहीं लीक करता है, इसी को बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज और लीकेज ऑफ करंट। ये लीक कैसे कर रहा होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। इसके इनसाइड में क्या होता है? एयर, वही डाइलेक्ट्रिक जो भी हम लोगों ने पढ़ा, उसी का एप्लीकेशन है बेसिकली। ये एयर है, एयर एक मीडियम होता है और देयर इज नथिंग लाइक कि कंप्लीटली इंसुलेटर। ये भी इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। सो जो एयर या जो भी मीडियम इनसाइड में है वो एक रेजिस्टेंस जैसा काम करता है और पोटेंशियल डिफरेंस तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे करंट चल रही होती है। इसी करंट को हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं। और ये करंट क्या करता है? ओवर द टाइम इसे एनर्जी को वेस्ट करता है, रहता है रेजिस्टेंस से, बहुत स्लो करता है, क्योंकि हम लोग पता है कि रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम है।
आई मीन रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि करंट को बहुत कम करेगा, सो ये बहुत स्लोली मूव करता है, बट यस इट कीप्स ऑन। ओवर द टाइम दिस चार्ज डिक्रीजेस, करंट वैनिसेस। तो ये जो करंट जा रही होती है, इसी करंट को हम बोलते हैं लीकेज करंट। अंडरस्टूड? अगर आपको ये समझ में आता है तो कभी आपको कैलकुलेट करना हो तो इसको हम लोग सर्किट में ड्रॉ कर सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा ये एक रेजिस्टेंस, दैट्स ऑल। चार्ज कैपेसिटर को जब कभी रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हो तो आपको पता है क्या होता है? Decay of this discharging of capacitor. So this is equivalent to discharging of capacitor. और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आप पढ़ चुके हो, इस पे जो करंट जाएगी वो इस तरह से जाएगी, तो ये अपनी लीकेज करंट हो जाएगी। किस तरह से लीकेज करंट जाता है आपको पता है? अगर आप करंट को प्लॉट करना चाहते हो ओवर द टाइम, देन यू नो इट एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू जीरो वैल्यू। डिके ऑफ चार्ज में आपको ये भी पता है कि चार्ज कैसे डिके करता है, तो वो भी बता सकते हो, सब बता सकते हो। इसी को हम लोग लीकेज करंट बोलने वाले हैं। सो यहाँ से अपने को लीकेज करंट समझ में आता है बिकॉज ऑफ मीडियम। अच्छा, आर क्या होगा? आर को हम लिख भी सकते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये डी है हमारे लिए, लेट से। सो आर हम लोग जानते हैं, आगे फार्मूला पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर में। हम इसको रो इंटू लेंथ, यहाँ पे लेंथ जो चलनी है वो डी डिवाइड बाई क्रॉस रो एल अपॉन ए लिखते हैं। ये आपने 10th में पढ़ा होगा। रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइड बाई एरिया, कितने में? ये पूरा है उसी का, ये पूरा ब्लॉक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर हो जाएगा। तो आर को आप ये लिख सकते हो। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर अपने को लिखना होगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं ई डी। What is E? E is going to be Q upon A epsilon naught into D. और Q by C भी लिख सकते थे, बेसिकली वही है। अच्छा, ये V हो गया, ये R हो गया, तो क्या हम I निकाल सकते हैं? हमारे पास ओम्स लॉ है, V is equal to IR। तो यहाँ से भी हम लोग I निकाल सकते हैं, रख लीजिए वैल्यू, पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। So this could be written as QD divided by A epsilon naught is equal to I, R की जगह लिखेंगे रेजिस्टिविटी D upon A। आप देखोगे D और A कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हाउ मच द लीकेज करंट इज? सो लीकेज करंट कैन बी रिमेम्बर्ड लाइक दिस, इज गोइंग टू बी Q डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लीजिए और याद भी रख लीजिए। आगे कुछ और स्टोरीज बतानी हो तो आप इसको डिस्चार्जिंग से कनेक्ट कर लीजिए, सारी स्टोरीज आप बता सकते हो। चार्ज कब कितना चार्ज बचा और कब कितना करंट रन कर रहा है, वो सारी स्टोरीज आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ माइनर पॉइंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने इसमें कवर कर लिए। और इससे कैपेसिटर और इससे रिलेटेड वाली जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए और ये कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंडक्टर, कैपेसिटर्स कंप्लीट है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो करंट वाला पार्ट पोर्शन होगा, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हालांकि दोनों आपस में लिंक है, क्योंकि करंट इज नथिंग बट चार्ज मूवमेंट, और चार्ज के बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा है। अभी तक जो चार्ज पर हमारा फोकस था वो स्टैटिक वाले चार्ज पर था। अगले चैप्टर से हम लोग डायनेमिक चार्ज के बारे में बात करेंगे, जो मूविंग चार्ज है, जिसका मतलब करंट है। उसी से रिलेटेड मैग्नेटिज्म है। तो पूरा एक का चेन वाइज है, सीक्वेंस में कनेक्टेड है, पढ़ते चले जाएंगे। अभी तक कोई डाउट कंसर्न बना हो आज के लेक्चर में तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन वाइंड इट अप। ओके, सो आपको जो डीपीपी वगैरह दिया जा रहा है पैरेलली आप सॉल्व करते रहिए, ट्राई टू सॉल्व देम एट द सेम डे, दैट विल बी गुड फॉर यू। और नेक्स्ट क्लास में आपके जो डाउट्स हैं, कल सैटरडे का लेक्चर है, तो हम लोग आपके डाउट्स पर इम्पोर्टेंस देंगे। डाउट में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक के मॉड्यूल से, कैपेसिटर के मॉड्यूल से, जो एक आपको मॉड्यूल मिला हुआ है। सो यू ट्राई एज मच एज यू कैन, देन आस्क। और उसके बाद डीपीपी के जो डाउट्स बच रहे हो तो डीपीपी के भी डाउट आप पूछ सकते हो। ओके, सो टुमारो विल बी डाउट डिस्कशन। थैंक यू देन एवरीवन।